लड़ने वाले से कोई नहीं लड़ता। जिनको पता हो किधर घुंघरू बांधे होंगे, जिनको पता हो पाजेबें पहनी है, छन छन आओ नचरिया नाचे रे, पायलिया बाजे रे, राइट? जिनों के घर औलाद नहीं पैदा हो। It's time for final strike on Pakistan. We've done it. Now we got a campaign to isolate Pakistan. No, you need them. Stuck in the middle of all irrelevance. और हमने तमाशबीनी के लिए शिवरात पे 4 टंगी पटाखे चलाने के लिए रखे हुए। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जब आओ ना लड़ना है चलो लड़ते हैं। You can't fight the friction. So you can't take the pressure. आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। You can't fight the friction. इनकी मजाक to take one of our Indian Air Force pilots into custody. There was no F-16 struck down. जब मैं भारत में कैदी था, दौरान तफ्तीश भारतीय इंटेलिजेंस के एक एसपी ने कहा था, तुम पाकिस्तान शायद इसी जन्म में चले जाओ, लेकिन तुम्हारा जिस्म तुम्हें कई जन्म तक ये याद दिलाता रहेगा कि तुमने भारतीय तफ्तीश काटी है। जालिम ने ठीक ही कहा था। आज जब वतन वापस आए हुए मुझे तकरीबन 8 वर्ष हो गए हैं, कभी कभी बेइख्तियार जिस्मानी और रूहानी घाव पर नजर आ जाती है, तो मेरा हर ज़हम खुद ब खुद उस एसपी के अल्फाज की सदाकत की गवाही देता है। दुश्मन के बख्शे उस दर्द और कर्ब ने मैं एक जासूसता की शक्ल अख्तियार की, और यही दर्द अब कमांडो में सिमट आया है। कमांडो मशरकी पाकिस्तान के जख्मों से चूर चूर वो लहू रंग कहानी है जिसको हम मुसलसल वक्त के गिर्द में दबाए चले जा रहे हैं, और शहीदों की हकायात हुनकुचा हमारे लिए माजी की भूली बसरी याद बनकर रह गई हैं। क्या ये हमारी नीयतों का फतूर नहीं है कि हमने सिर्फ 10-12 साल की कलील मुद्दत में इस सानहे को जहन से यूं झटक दिया जैसे ये हम पर गुजरा ही ना था, जैसे हमें अपने अजली दुश्मन का सुराग ही ना मिल सका। हम इस बात को भुला बैठे हैं कि क्या हमें पाकिस्तान के फौरन बाद इस बरहनी ज़हनियत ने जो कभी भी तकसीम मुल्क की मुतहम्मिल नहीं हो सकी, हज़ारों लाखों महाजरीन के काफ़िले इस नौज़ायदा ममलिकत में भेजकर हमारी मुआशी तबाही का सामान पैदा किया। और जब हमने दुश्मन का ये वार सह लिया तो सितंबर 1965 में उसने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला करके अपने खून की प्यास बुझाने का एहतमाम भी किया। फिर जब उसकी बहादुर सेना अपने घिनौने मकासद को बरोकार लाने में नाकाम रही तो इसने इस ज़रख़ीज़ ज़मीन को मुंतहिब किया जिसे हम कभी मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे। यहाँ पहुँचकर उसने सूबाई असबियत के बीज बोए और उनकी खूब खूब आबियारी की, और जब ये फसल पककर तैयार हो गई तो महकती बनी का रूप धार कर मैदान अमल में निकल आई। लेकिन जब ये तदबीर भी कारगर ना हुई तो एक मजबूत फौज लेकर बराह रास्त मुदाखलत की और हमारे इस बाजू को मफलूज कर दिया। कमांडो की शक्ल में मैं आपके लिए तारीख के बेरहम हाथों से कुछ अफरोज और आग छीन कर ले आया हूँ। ये वो आहें हैं जो मेरे सीने में एक मुद्दत से जन्म ले रही थीं। ये वो चीखें हैं जो मेरे अंदर उठती और दम तोड़ती रहीं। माजी की ये कर्बनाक यादें मुझे पूर्व पाकिस्तान ले जाती, जहाँ काली देवी के पुजारियों ने नफरतों की दीवारें खड़ी करके एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर दिया। अब जब नज़र अपने मुल्क के अजीज़ पर जाती है तो ये सोचने लगता हूँ अखंड भारत का ख्वाब देखने वाले कहीं यहाँ भी इस बचे कुचे पाकिस्तान में नफरतों के वैसे ही बीज ना बो दें और ज़बान, सकाफत और सुबाइयत के जहरीले नारों की यहाँ भी परवरिश शुरू ना कर दें। काश हम अपनी आंखें खोल सकते और ये देख सकते दुश्मन फिर असले का अंबार लगा रहा है। खिलाड़ी भी वही हैं, दाव पेच भी वही, सिर्फ मैदान बदल गया है।
कराची से ढाका तक 2.5 घंटे का सफर जैसे चंद लम्हों में कट गया। मैं चौंका इस वक्त जब एयर होस्टेस ने मुसाफिरों को अपनी जानब में तवज्जो होने की दरखास्त करते हुए कहा, सेफ्टी बेल्ट बांध लें क्योंकि जहाज ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। सारे रास्ते में मैं अपने जहन में मशरकी पाकिस्तान की मुख्तलिफ तस्वीरें तरतीब देता आया था। सुनहरे रेशे वाली संजीले माजू की ये धरती 3 माह से मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। अलहदगी पसंद अनासर के जहनों में जो लावा अंदर ही अंदर न जाने कब से पक रहा था, वो अब फटने को तैयार था और हमें फौजी तरबियत देकर वहां भेजा जा रहा था ताकि हम इसकी मुमकिन तबाहकारियों से इसे बचाए रखें या किसी हद तक इसका सद्देबाब कर सकें। मेरे स्पेशल कोर्सेज के इंस्ट्रक्टर ने मुझे आखिरी मर्तबा कहा था, बॉय, मैं तुम्हें किसी खुशकिस्मती में नहीं मुब्तला करना चाहता। बदकिस्मती से हालात हमारे अंदाजों से ज़्यादा संगीन नौयत अख्तियार कर चुके हैं। तुम्हें दुश्मन ही से नहीं, आस्तीन के सांपों से भी निमटना है। अवली मैदान में हालात यूं भी तरबियत के मुताबिक पेश नहीं आते। किसी भी लम्हे, किसी भी सूरत हालात का सामना मुमकिन है। अपने साय से भी होशियार रहना। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वहाँ तुम्हारी इंतज़ार में हर एक झाड़ी के पीछे एक सांप इंतज़ार कर रहा है। मेरे वालिद फौज के रिटायर्ड सूबेदार थे। 1965 की जंग ने उनका एक बाजू छीन लिया था, लेकिन बहादुर फौजियों की तरह उन्होंने कभी भी अपनी मजदूरी का एहसास न होने दिया। वो अपनी आंखों में कभी ना मिटने वाली चमक लिए सुबह से शाम तक खेती बाड़ी में जुटे रहते। उन्होंने कभी हमसे कुछ ना मांगा, सिर्फ एक ख्वाहिश की कि इनका बेटा इनकी जगह संभाल ले। जिस रोज ISSB से मेरी कामयाबी का परवाना आया तो उनकी हालत दीद थी। बेख्तियार मुझे गले लगाते हुए बोले, बेटा, मेरा दिल गवाही देता है कि तुम मेरा अधूरा मिशन पूरा करोगे। सारा गांव मेरे वालिद को मुबारकबाद देने उमड़ा चला आया था। एकेडमी से ट्रेनिंग मुकम्मल करने और पासिंग आउट परेड के बाद मैं इनसे मिला तो इनकी आंखों की चमक दोबारा आ गई। हम इकट्ठे ही गाँव आए थे जहां तपती दोपहर में हमारे कस्बे के छोटे से स्टेशन के एक कोने में रखी हुई लोहे की बेंच पर मेरी माँ की ठंडी छाया बनी बैठी थी। गांव के और लोग भी आए थे। ट्रेन से उतरते ही बेइख्तियार मेरे कदम माँ की तरफ उठे और जब मैं माँ के ममता भरे सीने से लगा तो ट्रेन की सारी सख्तियाँ भूल गया। सफ़र की कुफलत हट गई। मेरे शेर कहकर मेरी माँ ने मेरे माथे पे बोसा दिया और हम जुलूस की शक्ल में घर वापस आ। 20 दिन तो दूर नज़दीक देहात में रहने वाले रिश्तेदारों के हाथ दावत खाने में कट गए। फिर मुझे ख़ास कोर्स के लिए जाना पड़ा, जिसकी तकमील के फ़ौरन बाद ही मुझे मशरकी पाकिस्तान जाने के अहकामात मिल गए। जहाज़ में सवार होने तक मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ रहे और जब जहाज़ की रवानगी का ऐलान हुआ तो उन्होंने गर्मजोशी से बगलगीर होकर मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मेरी तरफ देखे बगैर वापस चले गए। दौरान तरबियत उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कुछ ऐसा जज्बाती से हो जाता है कि एक दूसरे से अलग होने के बाद कुछ अरसे दोनों एक खला सा महसूस करते हैं। और मैं जिस मिशन पर जा रहा था वहां से मेरी वापसी के इम्कानात भी बहुत थोड़े थे। अपने हाथों अपने बेटों की तरह अजीज शागिर्द को मौत की शाहरा में गामजन करने के बाद इनके एहसासात क्या होंगे, इसका अंदाजा कुछ ही लोग कर सकते हैं जो इन राहों पर एक दूसरे के संग संग चले हों। ढाका एयरपोर्ट पर हल्की हल्की फुलवा ने मेरा इस्तकबाल किया। जहाज से उतरते ही सुनहरे देश की हरियाली मेरी आंखों में दुर आई और एक तरावट और ताजगी का एहसास जिस्म के रूह में समा गया। मैंने अपने आप को समेटा। मेरी रेजिमेंट का एक अफसर मेरे इस्तकबाल को मौजूद था। हम अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर हालात हाजिर को ज़हर वैस लाने के बाद मैं अर्दली की मुहित में अपने कमरे में आया और बिस्तर पर गिरकर अपने गाँव में जा पहुँचा। उस गांव में जिसके एक कोने में हमारा छोटा सा प्यारा सा घर था, जहां मेरा शफीक बाप और प्यारी माँ रहते थे और जहां मेरे हजारों चाव करने वाले मेरी लाडली बहन रहा करती थी। और फिर मैं गांव के छोटे से स्टेशन पर आ गया जहां उन सब लोगों ने मुझे अलविदा कही जो मेरे घर वालों के साथ वहां आ जमा हुए थे। इन सब को एक ही आरज़ू थी कि जैसे भी हो मुमकिन हो मैं उनके भरपूर पाकिस्तान को दुश्मन के हर शर से महफूज रखूं, सुनहरे रेशे की धरती को हर सूरत मेरी नजरों से बचाए रखूं। और अभी मैं उन सब के गले मिलकर भी ना मिल सका कि गाड़ी चल दी। वो सब देखते ही रह गए और मैं इन अनदेखी मंजिलों की तरफ रवाना हो गया। अगले ही रोज मैं नए स्पेशल यूनिट से मुंसलिक हो गया। मैं रोजाना इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्टें देखा करता और हर नई फाइल मेरे सामने ऐसे हकायक का इंकशाफ करती कि कलेजा मुंह को आने लगता। अभी तक हमें छावनियों से बाहर निकलने का हुक्म नहीं था, लेकिन मैं अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर निकल जाता। इस तरह और भी करीब से हालात का जायजा लेने का मौका मिल जाता। उन दिनों इंतखाबात की तैयारियां बड़े जोर पर थीं।
सियासी हुल्लड़बाजी अपने अरूज पर थी और सियासी इज्तिमात में ऐसे ऐसे नारे सुनाई देते जो कभी हमारे वहमो गुमान में भी ना थे। ये सुनकर ये कहना बेजायज ना होगा कि जब मैं मशरकी पाकिस्तान पहुंचा तो दुश्मन का वार चल चुका था। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दुश्मन ने जिस जानशानी और तंदही के साथ बंगाली मुसलमानों के जहनों में नफरत के बीज बोए थे, अब इसकी फसल बिल्कुल पक चुकी थी और नफरत की ये फसल हम अपने हाथों काट रहे थे। कितने बदनसीब थे हम, क्या भयानक मजाक किया था। कुदरत ने हमारे साथ कितनी कड़ी सजा मिली हमें अपने गुनाह की। मैं दिन रात सोचता रहता और जब कोई राह दिखाई न देती तो सुनहरी देश की सुनहरी लड़ियों में अपने आप को परो लेता। मेरे शब रोज इसी तरह गुजरते रहे। एक रोज जब मैं रात के खाने से फारिग होकर अपने कमरे में पहुंचा तो कर्नल साहब ने मुझे मीटिंग रूम में हाजिर होने का हुक्म दिया। ऐसे अहकाम इमरजेंसी में अक्सर मसूल हुआ करते हैं, इसलिए मैंने उसे भी मामूल का आम कार्रवाई समझा। लेकिन मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद पता चला कि इंटेलिजेंस की इत्तला के मुताबिक ढाका से कुछ फासले पर एक गांव में तखरीबकारों ने एक अड्डा कायम कर रखा था। वो इतनी ताकत हासिल कर चुके थे कि जल्द ही फौज से टक्कर लेने वाले थे। कर्नल साहब ने हमें यह भी बताया कि जब हमें इत्तला मिली तो हमने शाम को ही ये कंपनी उस गांव में करीबन 5 मील दूर एक मुकाम पर रवाना कर दी, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में मजीद कोई इत्तलात मसूल नहीं हुई। उन्होंने दीवार पर लगे नक्शे के जरिए हमें उस गांव और गिरदोनवा के इलाके का महल्ले बखूबी समझाया और फौरी तौर पर एक और कंपनी मेरी कमांड में देकर हमें रवानगी का हुक्म दिया। इससे कबल फौज अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी और हमारी हद कोशिश भी यही थी कि फौज को आवाम से दूर रखा जाए। हालांकि बाद में इसका खमियाना भी भुगतना पड़ा, इसलिए कुछ तो इस वजह से और कुछ हिफाजती इकदाम के पेश नज़र अला असबाब पर ऑपरेशन करने का फैसला किया। मेरा ख्याल था कि इस तरह हम दुश्मन के होशियार होने से पहले इस पर काबू पा लेंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि फौजी इस्तिलाह में हम रिहायशी बिल्डअप एरिया में जा रहे थे, जहां मुकाबले का खतरा मोल लेना ठीक नहीं था। इस तरह बेगुनाह शहरियों के मारे जाने का अंदेशा था। आधी रात के बाद मैंने 3 ट्रकों में सवार अपने जवानों को रवानगी का हुक्म दिया। सबसे आगे जीप में मैं इनकी कमान कर रहा था। हम लोग फजर के वक्त ऑपरेशन एरिया के नजदीक पहुंच गए। अब बड़ी सड़क से उतरकर हमें एक जली सड़क की तरफ मुड़ना था। इस सड़क के दोनों इतराफ खेत थे। अभी हम बमुश्किल आदमी ही चल पाए थे कि अचानक एक राकेट मेरी जीप के करीब फटा। मैंने बड़ी फुर्ती से छलांग लगा दी। इसके साथ ही हम पर गोलियों की बारिश होने लगी। रॉकेट लॉन्चर की आवाज में नुमाया थी, जो इन बड़ी फुर्ती सी छलांगे लगाकर नीचे आ गए और मैं ट्रक की आड़ में लेटे अगले हुक्म के मुंतजिर थे। फायरिंग करने वालों का कहीं कोई निशान दिखाई नहीं देता था, जबकि फायरिंग हम पर मुसलसल हो रही थी। सबसे पहले मेरी नजर एक जीप ड्राइवर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। जीप का अगला हिस्सा उठ चुका था और पीछे बैठे दोनों जवान भी शहीद हो चुके थे। फायरिंग इतनी शदीद थी कि जीप के नजदीक फटने का तस्वर भी मुहाल था। रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग का ये मतलब था कि दुश्मन के पास वाकई अच्छे खासे हथियार मौजूद हैं और वो हमारे नज़दीक मौजूद हैं। मैं खेत के अंदर ही अंदर भागता हुआ अपने महफूज साथियों तक पहुंचा और इन्हें हिदायत देकर पोजीशन संभालने का हुक्म दिया। अभी तक हमने अपने दिफा में एक गोली भी नहीं चलाई थी, क्योंकि हमलावर दिखाई नहीं दे रहे थे और हम ख्वामखा गोला बारूद फूंकने की अय्याशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। तकरीबन 10 मिनट तक यही सूरत हाल रही। फिर इंटरमिटेंट फायरिंग करने लगे। रुक रुक कर गोलाबारी से मैंने यही समझा कि अब दुश्मन इसकी आड़ में भागने का मंसूबा बना रहा है। मेरे 3 जवानों की शहादत ने मेरी ही नहीं तमाम दस्ते की तन बदन में आग लगा दी थी। हमारी फौज का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ किस्म का है। अपने जवानों की शहादत या अचानक हमला होने पर इनकी धड़कनें रुका नहीं करती, बल्कि इनके खून में अंगारे ज़रूर भर जाते हैं। तमाम जवानों के जज्बात का मुझे एहसास था, लेकिन जंग में सबसे बड़ी चीज़ हिकमत अमली होती है। मैंने अपनी कंपनी हेडक्वार्टर को मुतला करने और इनसे मदद मांगने की बजाय अपने मामूली असलहे के साथ दुश्मन से टकराने का फ़ैसला कर लिया। मशरकी पाकिस्तान में आते ही मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि जंग मोराल से लड़ी जाएगी और हमारे इनफराती शुजाअती हालात का रुख बदल सकती है। ख्वामखा छोटी छोटी बातों के लिए मुँह उठाकर हेडक्वार्टर की तरफ देखना गलत था। मैंने जवानों को इकट्ठा करके 3 दस्ते में तरतीब दिए। हमारे पास सिर्फ 3 मशीन गनें थी, बाकी असला आम किस्म का ही था। हर दस्ते को मशीन गन देकर मैंने दोस्तों को दोनों पहलों से गांव के गिर्द घेरा ढालने का हुक्म दिया और तीसरे दस्ते की कमान खुद संभाल कर दुश्मन पर बराह रास्त हमला करने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। हमने चौथी सीट में अपनी गाड़ी खड़ी रहने दी। इस तरह दुश्मन हमारी तादाद के मुतल्लक धोखा खा सकता था। इसके अलावा इसे अपने मुहासरे में आ जाने का एहसास भी रहता। गाड़ियों की हिफाजत के लिए एक हवालदार के ज़ेरे कमान 4 जवानों को मैंने इर्द गिर्द छिपा दिया।
یہ راستہ کیونکہ بڑی سڑک یعنی شہر کی طرف جاتا تھا، اس لیے اس طرف سے دشمن کے فرار ہونے کے امکانات کم دکھائی دیتے تھے۔ اگر کوئی بدبخت اس طرف آ جاتا تو گھات میں بیٹھے جوانوں سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ جلد ہی ہم نے نیم دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ ایک دستہ تو لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے پھیلی طرف پہنچ گیا اور دوسرا کچھ فاصلے سے دائیں طرف، جبکہ میں بائیں سم سے دشمن کے قریب رستے ہوئے اپنی طرف الجھانے رکھا تاکہ باقی جوان ترتیب میں آ جائیں۔ اپنی جگہ پہنچ کر ہم نے ملاپ کیا۔ میں نے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ اس دوران ہم نے اپنے ٹارگٹ نوٹ کر لیے تھے۔ حملہ آور زیادہ ترتیب یافتہ یہ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک گاؤں کے ایک کونے میں بنے 2-3 مکانات پر مورچے جما رکھے تھے۔ اگر وہ سارے گاؤں میں پھیلے ہوتے تو انہوں نے کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا۔ فائرنگ کی آواز اور لڑنے والوں کے نعروں نے گاؤں کے لوگوں کو خاصا خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ گھروں سے نکل کر کھیتوں کی سمت بھاگ رہے تھے۔ اس طرح افراتفری کی حالت میں چند دیہاتی تخریب کاروں کا نشانہ بھی بن گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے صوبے دار اور چند جوانوں کو گاؤں میں داخل ہونے کا حکم دے دیا تاکہ وہ لوگوں کو منظم شکل میں محفوظ مقامات پر پہنچا سکیں۔ صوبے دار صاحب کی ان کمانڈی جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگ میں کود گئے، ہدایات دیں اور گاؤں کی اس سمت سے جو بھی تک تخریب کاروں سے محفوظ تھی لوگوں کو باہر شروع کر دیا۔ یہ بڑا اندوہناک منظر تھا۔ چیختی چلاتی عورتیں جن کے بچے پیچھے رہ گئے تھے فریاد کرتی تو دل جل جاتا۔ میرے جوان بچوں کو خود گود میں اٹھا کر ان تک پہنچا رہے تھے۔ تخریب کاروں کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تک میں نے چارج نہیں کیا تھا اور انہیں اپنی طرف الجھائے رکھنے کی حد تک ہی ہم نے ان پر فائرنگ کی تھی۔ اب پھوٹنے لگی تھی جانے کس طرح ان لوگوں کی نظر اس سمت چلی گئی جدھر میرے جوان دیہاتیوں کو محفوظ مقام کی طرف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لائٹ مشین گن کا منہ اس طرف کر دیا اور چند ہی سیکنڈ بعد 5-6 دیہاتی خون میں نہاتے دکھائی دیے۔ یہ کیسے جرأت پسند ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے خون میں ہولی کھیل رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں خون اترا۔ بے گناہ کئی بچے ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے۔ میں نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کے پھیلے اور 22 ہمت والے دوستوں کو فائرنگ تیز کرنے کا حکم دیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ خود بھی چارج کر دیا۔ میرے دستے کی ایک مشین گن جو کافی حد تک محفوظ نصب کی گئی تھی جس سے ہمیں اس کا فائدہ ہوا، جبکہ جوان میرے بائیں طرف کارلنگ کرتے ہوئے اس سم سے آگے بڑھے جا رہے تھے جدھر سے ہم نے دیہاتیوں کو باہر نکالنا تھا۔ صوبے دار صاحب نے موقع کی نزاکت کو خوب سنبھالا اور 2 جوانوں نے لوگوں کی دیواروں کی اونٹ میں بٹھا کر سامنے مورچہ جما لیا۔ خود صوبے دار صاحب باقی جوانوں کے ساتھ مکانوں کی چھتوں اور منڈیروں سے تخریب کاروں پر فائرنگ کرنے لگے۔ میرے ساتھی میرے پیچھے گاؤں کے کچے پچے مکانات کی آڑ لیتے ہوئے تخریب کاروں کی سمت بڑھ رہے تھے اور وہ لوگ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے ہم سے برتر پوزیشن میں تو تھے، لیکن ہم نے حکمت عملی ایسی اختیار کی تھی کہ وہ اس ایڈونچر کا کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکے۔ میں نے اپنے جوانوں کو بکھرنے اور محفوظ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تقریباً 8 گھنٹے کی خون ریز جنگ کے بعد تخریب کاروں کے 50-60 آدمی کھیت رہے اور اسی کے قریب ہم نے گرفتار کر لیے۔ بھارتی پروپیگنڈے نے فضا مسموم کر رکھی تھی، خصوصاً فوج سے عوام کی نفرت کے مظاہرے تو اکثر دیکھنے کو ملا کرتے تھے، لیکن یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ دیہاتیوں نے تخریب کاروں کی بریت کا مظاہرہ دیکھ لیا تھا اور یہ بھی وہ دیکھ چکے تھے کہ ہم نے انہیں بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میرے 6 جوان زخمی تھے اور ایک مارکے میں شہید ہو چکا تھا۔ یہ جوان بچے کو فائرنگ رینج سے بچانے کے لیے لپکا تھا کہ تخریب کاروں کی ایک گولی اس کے عین دل پر لگی اور وہ زندہ جاوید ہو گیا۔ لوگ تخریب کاروں کی نکا بوٹی کرنا چاہتے تھے لیکن بڑی مشکل سے ہم نے بچھڑے ہوئے ہجوم سے گرفتار شرگان کو نکالا اور اپنے شہید اور زخمی ساتھیوں کے ہمراہ ٹرکوں کی طرف جانے لگے۔ ابھی ہم گاڑیوں تک پہنچے ہی تھے کہ میرے سیکنڈ کمانڈ نے جلد ہی سے دوربین میرے ہاتھ میں پکڑا کر ایک سمت میں اشارہ کیا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ندی بہتی تھی، اس کے کنارے کنارے میں نے فوجی وردی میں کسی کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنی سمت بڑھتے دیکھا۔ میں سوچنے لگا کہ کون ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کل شام روانہ ہونے والی پارٹی ضرور تھی جو کمپنی ہیڈ کوارٹر سے ہماری روانگی تک واپس نہیں آئی تھی، لیکن امید تھی کہ ہمارے جاتے ہی وہ لوگ آگے ہوں گے، یا ممکن ہے گرفتار شدگان کے ساتھ انہوں نے رات کو سفر کرنا مناسب نہ سمجھا ہو اور صبح آنے کا ارادہ کیا ہو۔ پھر یہ کون تھا؟ مختلف خیال اور وسوسے میرے دماغ میں سر اٹھانے لگے۔ میں نے خود کو آگے بڑھ کر حالات کو جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ہمراہ 3 جوان تھے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اس کی سمت بڑھے۔ کسی ممکنہ خطرے کی پیش نظر ہماری انگلیاں ٹریگرز پر تھیں۔ آہستہ آہستہ آنے والے کنکوش واضح ہونے لگے۔ یہ پاکستانی فوج کا جوان تھا اور اس پارٹی سے متعلق تھا جو کل شام تخریب کاروں کی سربراہ بنی ہوئی تھی۔
हमें देखते ही वो रुक गया। इसकी वर्दी खून आलूद और भीगी हुई थी। वो इतना जख्मी था कि ठीक तरह चल भी नहीं सकता था। सूरत कुछ जानी पहचानी दिखाई दी। फिर अचानक जैसे मेरे जहन को जोरदार झटका लगा। मेरे सामने खड़ा मुनीर था। मुनीर मेरे साथ गाँव में रहने वाला नाइक था और शादी से सिर्फ 5 रोज कबल इसे हंगामी हुक्म वसूल हुआ था। अपनी कंपनी के साथ मुशरिकी पाकिस्तान पहुंचे। इसका चेहरा धूल से उठा हुआ था। एक बार कर लड़का गिर गया और गिर पड़ा। मुनीर, मुनीर, मैंने बेएहतियात नीचे झुककर उसे उठाना चाहा और इस असना में दूसरे जवान अपनी छागल इसके मुंह से लगा दी। मुनीर ने मुझे पहचान कर कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन हम दोनों डिसिप्लिन के पाबंद थे, फौजी थे ना, इसलिए मेरे कंधों पर लगे स्टार देखकर बजाय मेरा नाम लेने के मुझे सर से मुखातब करते हुए कहा, सर हम घेरे में आ चुके हैं, सेट काम नहीं कर रहा। मैं बड़ी मुश्किल से इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसमें बोलने की सकत भी बाकी नहीं रही थी। मशरकी पाकिस्तान नदी नालों, जंगलों और दलदलों और खाइयों का देश है। यहाँ कदम कदम पर राब्ते की जरूरत रहती है। इलाके के मुतल्लक मालूमात रखने वाले चंद गुरीले इलाके से नवाकफ सैकड़ों फौजियों को मार सकते हैं। ये पार्टी भी किसी मैदान जंग में नहीं बल्कि हमारी तरह इतला देने पर तहरीबकारों को गिरफ्तार करने निकली थी, मगर खिलाफ तो दुश्मन की ताकत इनके अंदर से ज्यादा निकली। मैंने फौरन अपने साथी को हिदायत देकर पीछे रवाना किया और खुद जमीन पर बैठकर मुनीर के सीने पर लगे गहरे घाव को जायजा लेने लगा। तो मुनीर ने मुझे मना करके बोला, सब देर हो गई। खुदा का शुक्र है कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। उधर गांव में सबको मेरा सलाम पहुंचा देना। मेरी माँ से कहना इसके बेटे ने पीठ नहीं दिखाई और मेरी मंगेते सुगरा से, मगर वो अपनी बात पूरी कर ना सका। इससे वो बोल नहीं जा रहा था। होश करो मुनीर, कहते हुए मैंने झुककर इसके सीने की गिर्द पट्टी लपेटी चाही, लेकिन इसने सच कहा था, देर हो चुकी थी। इसे तो कुदरत ने सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिंदा रखा था। जब इसे इत्मीनान हो गया कि इसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और पैगाम आगे पहुंच चुका है, तो जाने अफरीन को सौंप दी। आखिरी लम्हात में वो आहिस्ता आहिस्ता शायद कलमा शरीफ का दुरूद विर्द कर रहा था। बेख्तियार मेरी आंखें चमक पड़ी। मैंने एक नजर इस पर डाली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अपने मातहतों के सामने बुज़दिल का मुज़ाहरा नहीं किया करते। मुझे रहकर एक ही बात का गम खाया जा रहा था कि इसे आखिरी बात मुकम्मल करने की मोहलत न मिल सकी। जब इसके घर वाले मुझसे इसकी शहादत की दास्तान सुनेंगे तो मुझे इसके बारे में एक एक लम्हे की कहानी इन्हें सुनाना पड़ेगी। अगर कभी जिंदगी में सुगरा का सामना हो गया, इसे मुनीर का अधूरा पैगाम कैसे दूंगा, क्या बताऊंगा इसे। मुनीर की लाश देखकर मेरे जवानों की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले वो तखरीबकारों के हाथों देहातियों की मौत का मंजर देख चुके थे। खुद मेरी भी हालत उनसे मुख्तलिफ न थी। जख्मियों को पीछे ले जाने का हुक्म दिया और आगे बढ़ गया।